हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं 26 जुलाई को लोकसभा ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। अब इस बिल को पास करने के बाद जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जो एक्ट था, एक्चुअली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का था, 1980। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे, कुछ क्लाज को डिलीट भी कर दिए गए हैं। इसी को लेकर के कुछ विवाद आए हैं। तो द हिंदू में एक आर्टिकल छपा है, द हार्नेट्स नेस्ट इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल। उसी को लेकर के हम आइए डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या इस बिल में कुछ प्रोविज़न रखे गए हैं, उस प्रोविज़न का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ आगे जो है फॉरेस्ट पर जो लोगों के अपने निजी प्रॉपर्टी है, जिसमें निजी ज़मीनें हैं, उस पे ज़मीन पे जो पौधे लगा रखे हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों को आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने कहा, 26 जुलाई को लोकसभा ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। साथ ही साथ देखा जाए, बिल को जो ओरिजिनल फॉर्म में जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था उसी फॉर्म में पास किया गया है। इसके बात की जाए तो पहले उसको जो है उस पर कुछ कंसर्न क्रिएट किए गए थे, तो बाद में वहाँ पर एक मांग की गई थी सांसदों द्वारा कि इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्क्रूटनी करने के लिए। उस काम को किया गया, जेपीसी के पास भेजा गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। लेकिन उन्होंने देखा कि जो मांग की जा रही थी, बहुत सारी मांगें जो हैं जेन्युइन नहीं थी, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया और फाइनली जिस फार्म में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था उसी फार्म में पास किया गया है। कुछ कंसर्न है, ऐसा लोगों का कहना है कि कुछ पॉलिटिशियन का कहना, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं पर्यावरणविद, उनका कहना है कि कुछ सारे कंसर्न है, उन्हें ध्यान में सरकार ने नहीं रखा है। जैसा कि अगर बात की जाए, बिल में एक पार्ट रखा गया है प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या रखा गया है कि उन्होंने कहा कि हम 2070 तक अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 27, उन्होंने कहा 2070, सॉरी 2020, उन्होंने कहा 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन कर लेंगे। क्रिएटिंग एक कार्बन सिंक, उन कार्बन सिंक को हम जनरेट करेंगे, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर सकें, सिंक के रूप में काम कर सकें। इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। उन्होंने कहा कि हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे, कार्बन सिंक को क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ हम जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं, उनके लाइवलीहुड, उनके जीविकोपार्जन के भी ध्यान रखा जाएगा, उनको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, ऐसा कहा गया है प्रियम्बल में। जैसा कि हम बात जैसे जानते हैं, भारत का संविधान में प्रियम्बल है, फिर आर्टिकल है, ऐसे इस बिल में भी एक प्रियम्बल है, जैसा कि बिल प्रियम्बल में कहा गया है। लेकिन अगर बात की जाए जो उसमें लिखे गए हैं उन चीज़ों का, प्रियम्बल से जो उसके आर्टिकल हैं उनका प्रियम्बल में, जैसे कि हमने कहा प्रियम्बल में ये पार्ट है कि नेट जीरो इमिशन होगा, क्रिएट किया जाएगा, कार्बन सिंक क्रिएट किया जाएगा, उनकी लाइवलीहुड की जो बात की जाएगी, ऐसा है नहीं, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि रिलेट नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद इट एक्सक्लूड द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द लॉ एंड इनअर्निकली इवन फैसिलिटेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। इसके साथ ही देखा जाए, यहाँ पर एक नया क्लास जोड़ा गया है कि अब सारे ही तरीके से फॉरेस्ट के पूरा लॉ, जो लॉ होता है कानून की व्यवस्था के अंदर से, फॉरेस्ट को ही हटा दिया गया। यानी साथ ही साथ अगर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन के भी कुछ क्लाज रखे गए, किस कंडीशन में फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, काट सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए कि यह फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंजिंग लाए हैं। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम का एरिया क्या क्या है। अगर देखा जाए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो था, 1980, विच दिस विल एम टू अमेंड admittedly and justifiably adopted a rather protectionist stance which made forest clearance time consuming and costly to obtain। तो सबसे बड़ी बात है, जो प्रॉब्लम वाली एरिया थी, बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है उसमें अगर प्रोटेक्शन को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जाता था, इसलिए अगर हमको कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता, जैसे हम रोड बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेल लाइन बना रहे हैं, या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हमको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता था। इसलिए इन क्लाज को ही अमेंड कर दिया गया है। तो अब जो है क्या ध्यान रखा गया कि प्रायोरिटीज मस्ट बी रिकॉग्नाइज, दिस विल डेविएट इन सिग्निफिकेंट मैनर। तो अगर बात की जाए तो ओरिजिनल जो कानून है 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ये डेविएट होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रायोरिटी को ध्यान रखा, यानी यहाँ पर प्रोटेक्शन को, 1980 में प्रोटेक्शन को ध्यान रखा गया था और यहाँ पर प्रायोरिटी को ध्यान में रखा गया कि हमारी क्या प्रायोरिटी है। यहाँ पर मेन फर्क ये आ गया।
कंजर्वेशन एक्ट जो हम पहले प्रोटेक्शन पे ध्यान देते थे, अब हम प्रायोरिटी पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारी अपनी प्रायोरिटी क्या है। आगे देखा जाए 3 पॉइंट जो है हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं, उनके ध्यान से, तो नैरो डिफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट, उनका कहना है कि फॉरेस्ट की डिफिनीशन को ही संकुचित कर दिया गया, नैरो कर दिया गया, उसके डिफिनीशन से बहुत सारे शब्दों को काट छाट कर दिया गया है। एक्सक्लूजन ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, बहुत सारे फॉरेस्ट ट्रैक्ट जो फॉरेस्ट के पार्ट थे उन्हें फॉरेस्ट की कैटेगरी से ही अलग कर दिया गया है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किन पार्ट को अलग किया गया है। और ग्रांटिंग ऑफ सैंक्शन टू द एडिशनल एक्टिविटीज दैट वेयर रेगुलेटेड अर्लियर, साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्टिविटी को रेगुलेट करने की बात की गई है, संक्शन करने की बात की, जो पहले रेगुलेटेड होता था अब उसको रेगुलेशन की बात नहीं है, उसको परमिशन ग्रांट कर दिया गया कि कुछ विशेष एक्टिविटी की जा सकती है जो पहले रेगुलेशन के अंडर आती थी। अगर हम बात करें यहाँ पर जो बिल है उसमें एक लैंड, इससे पहले 1996 में गोदावरम जजमेंट आया था 1996 में, उसने क्या कहा था कि एक्सटेंड द स्कोप ऑफ 1980 एक्ट टू डिक्शनरी मीनिंग द फॉरेस्ट दैट इज एरिया विथ ट्री रेदर देन एरिया लीगली नोटिफाइड एज फॉरेस्ट। अगर हम बात करें पहले जो हमारा फॉरेस्ट की डिफिनेशन होती थी उसमें सिर्फ वो पार्ट नहीं होते थे जहाँ पर केवल ट्री हो, ट्री के अलावा हम देखते हैं जंगल किनारे बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, पड़ती हैं, तो कोई न पौधे हैं न कोई विशेष उपयोग हो रहा है, पड़ती हैं, लेकिन वो भी फॉरेस्ट के अंडर में आती थी। तो ये ऐसा गोदावरम जजमेंट के केस में था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं रहेगा। अब अगर कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पर पौधे नहीं हैं और नोटिफाइड नहीं है तो वो फॉरेस्ट के अंडर में नहीं रखा जाएगा। द प्रेजेंट अमेंडमेंट रेस्ट्रिक्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट टू ओनली लीगली नोटिफाइड फॉरेस्ट, यानी कहा क्या गया कि केवल लीगली जो नोटिफाइड फॉरेस्ट होंगे या जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होंगे, जो 25 अक्टूबर 1980 के बाद अगर किसी भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होंगे या नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया होंगे, केवल उन्हें ही हम फॉरेस्ट मानेंगे, अदरवाइज अन्य पोर्शन को हम फॉरेस्ट नहीं मानेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसके इम्पैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है करीब करीब 28% फॉरेस्ट कवर इंडिया का ऐसा है जो कि करीब करीब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होगा, वह अब फॉरेस्ट की कैटेगरी से बाहर हो जाए। यानी हम देखते हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि 28% एरिया यानी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अब फॉरेस्ट के क्षेत्र में नहीं आएगा। वाइल दिस फॉरेस्ट इंक्लूड फ्रूट ऑर्चिड्स प्लांटेशन, दे आल्सो इनकम्पास फॉरेस्ट ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी एंड कंजर्वेशन वैल्यू। जैसे कि ऑर्चर्ड या प्लांटेशन जो फूल पौधों या फलों की खेती की जाती है, उन पार्ट को एक्चुअल में ये डिनोटिफाई कर रहे हैं, वहाँ से उसे हटा रहे हैं। अगर आगे हम देखें जो इसके अनक्लास्ड फॉरेस्ट, नागालैंड में कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनको क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो अगर हम देखा जाए तो फॉरेस्ट के अंतर्गत वो आते ही नहीं थे, यानी फॉरेस्ट नोटिफिकेशन के अंडर वो आते नहीं, वो सीधे कहें तो वो फॉरेस्ट कंसीडर ही नहीं किए जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब वो तो पहले भी नहीं कंसीडर किए जाते थे लेकिन वो फॉरेस्ट थे, क्योंकि वहाँ के कुछ लोकल लोकल प्रॉब्लम थी, लोकल लाइन ऑर्डर था। लेकिन अब वो सारे के सारे पार्ट हट जाएंगे, यानी अब वहाँ पर कोई वो फॉरेस्ट के पार्ट में नहीं कंसीडर किया जाएगा। अगर हम बात करें जो गोदावरम जो है जजमेंट आया था उसमें ऐसा कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एरिया हैं जो नोटिफाई ही नहीं है। तो अब अगर बात की जाए ऐसे एरिया का डिस्ट्रक्शन अगर किया जाए उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी उसमें डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इसके साथ देखा जाए तो बहुत सारे बड़े क्षेत्रों पर असर पड़ेगा क्योंकि फॉरेस्ट के रेंज में आएंगे ही नहीं। सबसे बड़ा असर आने वाला है दिल्ली में, यानी नेशनल कैपिटल रीजन में, क्योंकि अरावली हिल जो राजस्थान से दिल्ली तक आती है, इसमें बहुत सारे ऐसे रीजन हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि इकोलॉजिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट है और वो साथ साथ वाटर सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट से उसमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फॉरेस्ट के डिफिनीशन बदलने से उसमें बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ फॉरेस्ट नहीं है लेकिन वो फॉरेस्ट के अंडर आता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वाटर कंजर्वेशन करती हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करती हैं, वो अब नहीं रहेंगी। इसके बाद देखा जाए सेकंड जो है पार्ट रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेगाइल इकोसिस्टम जो है उन्हें भी इसमें
अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे क्षेत्र जो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब हो, यानी अगर कोई भी क्षेत्र जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर के रेंज में आता है, अब वहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी देखा जाए तो हिमालय है, हिमालय रेंज है, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है, इन रीजन में भी अब कोई कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो परमिशन नहीं लगेगी। लेकिन इसकी जरूरत भी है, क्योंकि अगर हम जानते हैं हमारा चाइना के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। अगर हम बात करें हिमालय क्षेत्र में, चाइना हमेशा रोड बना रहा है, लेकिन हमारे पास अभी रोड की कमी है। अगर हम वहाँ पर हर वक्त जो है क्लियरेंस की बात करेंगे और रोड नहीं बनेगा, क्योंकि उस क्षेत्रों में कोई नई शहर तो बसाया नहीं जा रहा, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लग नहीं रही। मेन प्रॉब्लम वहाँ है रोड कंस्ट्रक्शन को। आर्मी को आने जाने के लिए उसके व्हीकल को, एम्यूजमेंट को, फूड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर जो है सर्विलेंस के लिए ये आवश्यक है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर हो, जिससे हम आसानी से अपना आवागमन कर सकें। इसलिए आवश्यक भी है। इसलिए हमेशा हमें पर्यावरण के साथ साथ अपने कंट्री के सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें बड़ी ही आवश्यक बात है जानना कि दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, अगर वहाँ पर उनकी आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा नहीं है, उस देश में संपत्ति होते हुए भी वो कंगाल हो गए। जैसा कि हम देखते हैं यमन, यमन जो है बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं। वेनेजुएला बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है, लेकिन वो सब भिखमंगे देश बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है सिक्योरिटी को ही थ्रेट है, उन्होंने सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा। वहाँ पर या तो आंतरिक गृह युद्ध है या बाहरी जो है एजेंसियां या कोई संगठन काम कर रहे हैं जो कि उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, और वो एक करीब पूरी तरीके से भीखमंगा बन चुके हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम पर्यावरण को ध्यान रखें, लेकिन अपने सिक्योरिटी को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए इसमें एक एग्जम्पशन रखा गया है, अगर कोई जू बनाना है, सफारी पार्क बनाना है, इको टूरिज्म को फैसिलिटेट को प्रमोट करना है, तो भी हमें परमिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं, जो हम इकोसिस्टम करने के लिए, जैसे आर्टिफिशियली ग्रीन एरिया क्रिएट करते हैं, जैसे हम अपने बगीचे लगाते हैं, उद्यान लगाएंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए सही हैं। आगे देखा जाए कि सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है। चिंता की बात कुछ लोगों ने ऐसा सामने रखा है, हमारे लिए तो अभी ऐसा नहीं लगता है कि चिंता की बात है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसमें सरकार को, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसको जो है अनरेस्ट्रिक्टेड पावर मिल जा रही है। जो अनरेस्ट्रिक्टेड पावर है, यही जो है ज़्यादा खतरा हो सकता है। ये तो सही बात है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, लेकिन अगर अनलिमिटेड पावर मिल जाए तो खतरा है, ये सही बात है। लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, देश में बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, हर साल यहाँ पर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेटर हो सकती है, लेकिन ये कि जो है उसको भी इस बात का भय रहेगा कि अगर ऐसा हुआ तो कोई समस्या आ सकती है उसको अगले इलेक्शन में, या अगर ऐसा वो करता भी रहेगा तो कभी ना कभी तो उसकी सरकार जाएगी, तो नए तरीके से काम किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्वायरमेंट को सिक्योरिटी है। अगर बात करें डिसइनफ्रेंचाइजिंग फॉरेस्ट पीपल, पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ ये रखा गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब है या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर हैं, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 उनको दिया गया था, उसका कोई भी क्लाज मेंशन ही नहीं है। यानी सीधे सीधे अगर कहा जाए तो ये सारे पार्ट जो हैं, फॉरेस्ट के डाइवर्जन की बात की गई है, वो पूरा क्लाज ही एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी किसी भी तरीके से अब किसी भी ट्राइबल ग्रुप से या किसी पीपल इंस्टीट्यूशन से अब कोई कंसल्टेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी सरकार किसी तरीके कोई सलाह नहीं लेगी। इस क्षेत्र में देखा जाए तो ये करना चाहिए। अगर बात की जाए नेपाल की, जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, उसने ऐसा किया था, और उसने ऐसा करने से क्या हुआ, उसने लोकल कम्युनिटी को फॉरेस्ट यूज करने की परमिशन दिया, और उसके साथ साथ वहाँ पर कंट्री में जो फॉरेस्ट कवर है 26% से 45% तक बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिला, केवल 3 दशक में। यानी 30-35 सालों में उन्होंने 26% से 45% तक फॉरेस्ट कवर को बढ़ा लिया। तो अगर भारत चाहता है कि नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट हम करना चाहते हैं, तो जैसा कि प्रियम्बल में कहा गया है,
तो उन्हें पीपल्स का पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होगी, न कि उन्हें हम डिफ्रेंचाइज करें। ऐसा इस बिल में कहा गया है और ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बात की जाए जो एक्सक्लूजन की बात की गई है, इससे कुछ टेंशन बढ़ गई है। जैसे बात की जाए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, उसमें ऐसा कहा गया कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक्चुअल में काम नहीं आती थी, उसमें डिफिशियंसी क्रिएट करते हैं रेटिफिकेशन में। वो ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं कि उसमें कोई समस्या है, लेकिन डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो कोई चीज़ अगर हमारे पास क्लाज है, उस क्लाज की वजह से समस्या आ रही है तो उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। हम ऐसा कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बना सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ें भले थोड़ा स्लो हो, लेकिन वहाँ पर क्लियरेंस की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ पर हमें सिक्योरिटी पर्पज है वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अगर बात की जाए जो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दी गई है, वो किसी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए एक आंसर नहीं हो सकता, ऐसा कहना है। जैसा कि अगर हम देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पूरी तरीके से एग्जाम्पशन दे दिया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट जो भी चाहे काम कर से फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है वो जियोलॉजिकली एक्टिव भी है। जैसा कि हमने कहा, हिमालय या नॉर्दर्न स्टेट जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जियोलॉजिकली एक्टिव ही हैं। जैसा कि हमने रिसेंट में जोशीमठ में देखा, जो उत्तराखंड में जो हिमालय के तलहटी में स्थित है, और वो काफ़ी ज़्यादा जियोलॉजिकली और इन्वायरमेंटल फ्रेगाइल रीजन है। तो उसमें डेवलपमेंट वर्क अगर करने हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाने हैं, तो वहाँ पर क्लियरेंस तो होने चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि अगर रोड बना रहे हैं आर्मी की मैनेजमेंट लाने के लिए, फूड सप्लाई के लिए, आर्मी के मूवमेंट के लिए, तो सही है। लेकिन अगर हम हाइड्रो पावर लगा रहे हैं या किसी तरह की बिजली बनाने के लिए इकाई बना रहे हैं या कोई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्लियरेंस होना चाहिए। यानी अगर बात की जाए तो हमें किसी भी तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम को एक लग्जरी की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे नेचुरल रिसोर्स की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए। ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है हमारे। तो ये था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।